welcome you all in this session of Srijan Web Talk series, where Divine India Youth Association is making you all aware of the enlightened personalities who will guide you in the. अगर मैं दिया के बारे में आपको आज छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि हम लोग काम पहले ही हमारा टाइम की गरिमा का सम्मान करते हुए कुछ पंक्तियों में मैं दिया को डिफाइन करना चाहूंगी। अगर दुनिया में अंधेरा है तो किसी से उजाले की उम्मीद मत रखो। अगर दुनिया में अंधेरा है तो किसी से उजाले की उम्मीद मत रखो, या दूसरों को कसूरवार मत ठहराओ। या तो अंधेरे से प्यार करना सीखो, या खुद जलकर दिया बनो, और एक दिया ही काफी है अंधेरे को दूर भगाने के लिए। और डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन ऐसी ही एक दिया ऑर्गेनाइजेशन है जो ना ही अंधेरे को अपनाता है, ना ही किसी और से उम्मीद रखता है, और ना ही कंप्लेंट्स करता है। बस अपना काम करता है, अपनी इनिशिएटिव से, अपने एक्टिविटीज से वो सोसाइटी में अवेयरनेस ला रहा है, एक नई पीढ़ी को गढ़ रहा है, एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है कि हम पुनः भारत को विश्व गुरु का पद दिन। हम चलते हैं हमारी मेन थीम की ओर, जो कि आज की हमारी सृजन वेब टॉक्स की थीम है, जर्नी टू सक्सेस। क्योंकि जर्नी टू सक्सेस एक सुनने में, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करके हीरो बनने की जो हमारी सक्सेस जर्नी होती है वो काफी इंस्पिरेशनल होती है। यहाँ पे मैं छोटी सी 2 लाइन की स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ कि 2 मार्बल स्टोन्स थे। एक मूर्ति के रूप में म्यूजियम में था, और एक वही मार्बल जिसपे लोग चलकर उस मूर्ति को देखने जा रहे थे। फर्क क्या था? एक मूर्ति ने अपना आकार लेने के लिए वो दर्द सहन किया जो मूर्तिकार ने उसे दिया, और दूसरे मार्बल जो कि अडिग रहा, वो अपनी रेडी नहीं था अपने आप को मोल्ड करने के लिए, वो लोगों के पैरों के नीचे ही रह गया। तो यही चीज है, जो चैलेंजेस हमारे लाइफ में आ रहे हैं, अगर हम उन्हें अडेप्ट कर रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को बदल कर अपने गोल तक जा रहे हैं, तो वही है सक्सेस की जर्नी। और आज ऐसी ही सक्सेस स्टोरी लेकर हम आप सभी के बीच में आए हैं। तो उसी सक्सेस स्टोरी का एक छोटा सा विवरण हम डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ लाइंस में, मिस्टीरियस लाइंस हमारे आज के चीफ गेस्ट के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो उनका जो जर्नी टू सक्सेस का अगर मैं मॉड्यूल आपको डिस्क्राइब करूँ तो ये है कि एक विलेज से लेकर नेशनल कैपिटल तक की जर्नी, एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए में जो आगे जाके फॉरेन डेलीगेट्स को इंग्लिश में हैंडल करते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने एक जर्नी, एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी आज की हमारी चीफ गेस्ट की आप सभी के समक्ष रखी है। कि काफी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो डरते हैं इंग्लिश में स्विच करने के लिए, लेकिन आज के जो हमारे चीफ गेस्ट है वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि कैसे जब आप कुछ करना चाहते हो तो ना कोई लैंग्वेज बैरियर होती है और ना ही कोई चैलेंज आपके लिए बैरियर होता है, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक होता है, दैट्स योर गोल and your aim. So with that, I would like to request please present the documentary for our candidates. Over to our technical team. Asha, Asha, Asha. जैसे कि वीडियो के माध्यम से आज के हमारे चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन आप सभी को मिल, तो एक ओवरव्यू था उनकी जर्नी का कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और आज वो कहाँ है। So let me describe you all with a professional introduction. You all with our today's chief guest,
श्री अरविंद शाह जी, आपने जैसे कि डॉक्यूमेंट्री में प्रेजेंटेशन के से उनकी एक छोटी सी जर्नी को महसूस किया कि उन्होंने एक विलेज से लेकर एक नेशनल कैपिटल दिल्ली तक अपनी जगह बैकग्राउंड विद सम ऑफ हिज टिप्स एंड ट्रिक्स। उनके लिए अगर आपको एक जो उनकी रिसेंट अचीवमेंट रही है कि वो एयर 120 यूपीएससी सिविल सर्विस रैंक ऑफ 2020 में आ चुके हैं एंड ही हैज बीन रिसेंटली फिटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान। ये इतना बड़ा गौरवान्वित क्षण रहा है उनके जीवन का जो कि अभी दिन पहले उन्होंने अनुभव किया, और ये था उनकी परिणाम जो एक विलेज उन्होंने अपनी स्कूलिंग करी है स्कूल ऑफ एक्सीलेंट वैधान से, वो भी हिंदी मीडियम से। उन्होंने भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी फ्रॉम मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। तो ये उनकी जर्नी का ट्रांसफॉर्मेशन था, पहले विलेज, फिर टाउन, देन द कैपिटल ऑफ द स्टेट, एंड देन after working for 4 years in a company named Nucleus Software Exports, वहां पे उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम किया और 4 साल तक वहां पे उन्होंने अपना योगदान दिया, जहां उन्होंने इंग्लिश के माध्यम डेलीगेट्स फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काफी डील्स करी। एक हिंदी मीडियम से आया हुआ छात्र आगे जाके फॉरेन डेलीगेट्स को इतने स्मूथली हैंडल कर सकता है, ये इंस्पिरेशन आप सभी के लिए है। और फिर बाद में जब उनका मन इस कार्य में नहीं लगा, जब उनकी his heart and soul was always into the service for the humanity, then he finally decided to switch and prepare for the UPSC examination, and then he put all his efforts to clear this UPSC, and finally he cleared with the flying colors of 123 air rank in UPSC examination। तो साथियों, इनकी छोटी सी जर्नी थी कि कैसे वो इतने छोटे विलेज से लेकर अपनी जर्नी स्टार्ट करी और आज वो एक IAS ऑफिसर के पद से हम सभी के बीच में मौजूद है। लेकिन हर किसी के सक्सेस स्टोरी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो उनकी मदद करता है, उनका साथ देता है। तो सर ने अपने 2 फ्रेंड्स के नाम हमें बताए थे, संजय सर और रोहित सर। एक से उन्होंने स्ट्रैटेजी सीखी तो एक से उन्होंने मोटिवेशन लिया। तो यहाँ पे मेरा बताने का सिर्फ इतना सा इंटेंशन था कि आपकी संगति भी बहुत जरूरी होती है। जो सीख मैंने सर को डिस्क्राइब करते हुए ली वो ये था कि आप कैसे ग्रुप में रह रहे हैं, कैसे आप किनके साथ रह रहे हैं, कैसी आपकी संगति है, ये बहुत जरूरी है। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल जरूर ऐसे बनाएं जो आपको सक्सेस के स्टेयर्स पर लेकर जाए। इसी के साथ मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ हमारे गाइडर, हमारे मेंटर और हमेशा से हमारे बैक एंड सपोर्ट पर रहने वाले हमारे मनीष। I would like to introduce you all with our chief manager and coordinator of Diya Delhi, Manish sir, and with that I would like to invite him for proceeding further with the program। मनीष सर से निवेदन करूंगी कि वो आए और कार्यक्रम की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद निधि, और सभी का एक बार फिर से इस दिया दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, अभिनंदन। फिर भी वो आप हमारे बीच में आ चुके हैं तो आप ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अरविंद जी को आमंत्रित करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे जो भाई बहन जुड़ी हुई हैं उनका आप मार्गदर्शन करें। अरविंद जी, आज का जो मेन फोकस है वो जर्नी का है कि कहाँ से शुरुआत हुई है और एंड तो आपको पता है कहाँ पे था। तो जर्नी की शुरुआत करें तो मैं एक बहुत ही मामूली से गांव से बिलोंग करता हूँ। जब मैं छोटा था तो एक गांव मामूली होता था, आज ऑब्वियसली यहाँ पे रिलायंस का पावर प्लांट है जस्ट बगल में, तो आज ये इतना मामूली नहीं है। लेकिन जब मैंने यहाँ जिंदगी शुरू करी थी तो बहुत ही पिछड़ा एक इलाका है सिंगरौली, अगर आपको पता होगा तो 3rd मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग के सर्वे के अनुसार होता था, अभी भी है। तो जर्नी जो है वो 0 से स्टार्ट हुई है, ये कह सकते हैं आप। मेरे दादा जमर थे, फार्मर भी नहीं थे, मान के चलिए आप, चरवाहे थे वो। कभी स्कूल नहीं गए। मेरे पिताजी जो थे वो 10 साल के हो गए थे तब जाके उनको स्कूल भेजा, उससे पहले वो भी स्कूल में नहीं थे, बहुत डिलेड स्कूलिंग थी उनकी। मेरी माता जी अशिक्षित हैं और दादाजी के साथ खेती करती रहती हैं, और पिताजी मेरे शिक्षक हैं। तो जो काम दादाजी ने
पिताजी के लिए किया कि खुद नहीं जानते थे एजुकेशन की वैल्यू, पर उन्होंने शिक्षा के लिए कभी मना नहीं किया कि ठीक है हम गरीबी में रह लेंगे लेकिन आपकी पढ़ाई के पीछे नहीं आएगा। एक बार तो उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है जमीन बेच देंगे और क्या होगा, हम ऐसे ही रह लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन पिताजी की पढ़ाई में जाएगा। वही एटीट्यूड जो रहा है वो मेरे पिताजी का मेरे प्रति रहा है। तो आप एक ट्रांजिशन देखेंगे कि एक फार्मर या चरवाहे का पोता कैसे कलेक्टर बनता है। वो जब एजुकेशन को आप सर्वोपरि रखते हैं तो वो अपने आप आने लगता है, वो एटीट्यूड दिखने लगता है। जब बच्चे को रियलाइज होता है कि उनके माता पिता शिक्षा को कितनी वैल्यू देते हैं तो वो बंदा भी मेहनत करता है। उसका उदाहरण मैं अपने को ही प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपके सामने। अब थोड़ा सा जैसे समस्याएं क्या आती है कि रूरल एरिया की समस्याएं क्या है उसमें बताया जाए तो पहली समस्या जो आती है वो है लैक ऑफ। आप क्या बनना चाहते हैं ये भी आपको नहीं पता, क्योंकि अगर आपको सपोज पता भी चल गया, टीवी मान लीजिए आ गया, आपने देख लिया कि पायलट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, लेकिन जहां आप हैं एक गांव में और जहां आपको जाना है सपोज पायलट बनना है, तो इसके बीच की जर्नी कैसे हो, इसके लिए ना तो हमारे पास रोल मॉडल होते हैं, ना ही वहां पे पहुंचने तक का एक प्रॉपर गाइडेंस या काउंसलिंग। तो ये सारी समस्याएं जो है रूरल एरिया के स्टूडेंट फेस करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग रूरल एरिया से हैं तो ये इस चीज से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैं जब 11th-12th में पास होने तक मुझे पता नहीं था कि IIT NIT होती क्या है, एग्जाम तो छोड़ दीजिए। तो जब ऐसे माहौल से आप कंपटीशन में उतरते हैं जिनके अगेंस्ट जो कि 6वीं 7वीं से ही कोचिंग में लगे हुए हैं, उनके पिता लोग बराबर वो कर रहे हैं, फिर आप हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि CBSE पेपर बनाता था उस टाइम पे तो पूरा पेपर इंग्लिश में बनता था, फिर ट्रांसलेट होता था, तो हिंदी भी हमें पढ़ी हुई नहीं लगती कि वो ट्रांसलेट हिंदी है, किसी ने हिंदी में पेपर नहीं बनाया है। ये सारे स्ट्रगल एक हिंदी मीडियम का एक रूरल बैकग्राउंड का इंसान फेस करता है। तो इसका कहने का ये सहानुभूति एक पर्पज नहीं है कि आप मेरे से सहानुभूति दिखाएं, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो आपकी समस्याएं हैं वो मेरे जिंदगी में भी रही हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी समस्याएं बहुत यूनिक आपके ही साथ हो रही हैं, बाकी के साथ नहीं हो रही हैं। बस ये पर्पज है इसको बताने का। फिर थोड़ा सा हिंदी मीडियम का अगर स्ट्रगल बताऊं तो जैसे 12th तक मैं हिंदी में पढ़ा और मैंने खुद अपने से रिसर्च किया कि कहाँ कैसे कोचिंग ली जाती है, मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए इंजीनियरिंग का, तो और मुझे पता चला कि कोटा में बंसल कोचिंग है और उसका एंट्रेंस देखा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में था। ठीक है हिंदी में एंट्रेंस दे देंगे, अच्छा है कोचिंग इंग्लिश में, सिर्फ एंट्रेंस हिंदी में लेते हैं। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि अब यहाँ पे इंग्लिश सीखी जाए, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही कमजोर थी। जो भी टीचर समझा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसको किया जाए कि पढ़ाई पे फोकस किया जाए। तो फिर मैं और मेरा एक दोस्त गया था यहाँ से, दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं इंग्लिश में सीख लेंगे, अभी हमें एग्जाम निकालना है। तो हमने कोचिंग चेंज करी, हम हिंदी मीडियम की कोचिंग ज्वाइन किए, बिल्कुल लेट ज्वाइन ही थे, सब कुछ आधा कवर हो चुका था, तो सबसे लास्ट बैच में पहुंचे। लेकिन जो जज्बा था कि घर छोड़ के गए हैं और एक पूरा गांव लुकआउट कर रहा है, क्योंकि हम पहले इंसान थे 2 लोग जो यहाँ से गए हैं वहां पे कोचिंग करने, तो ऐसा लग रहा था कि अगर हम फेल होके आएंगे बाकी कोई नहीं जाएगा, हम ही हैं जो रेफरेंस पॉइंट है, अगर हम जीरो हैं तो और कोई आगे नहीं बढ़ने वाला। तो एक वो होता है कि आपको देख के बहुत लोग आने वाले हैं। आज हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग NIT IIT में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग कोचिंग करने जाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत वहां पे हुई थी जब हमने ये शुरुआत करी। तो हिंदी मीडियम का स्ट्रगल रहता है, आपके भी जिंदगी में रहेगा। इंजीनियरिंग के टाइम पे जैसे 1 आध साल तो मुझे हिंदी से इंग्लिश स्विच करने में लग गए, लेकिन उसी टाइम पे एक अच्छी हॉबी जागी, बिकॉज मेरे को अंग्रेजी सीखनी थी। तो मैंने बुक पढ़ना शुरू किया। शुरू में कोई बुक समझ नहीं आ रही है, ऐसे चेतन भगत सब कोई शुरू करते हैं, मैंने शुरू किया। तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांजिशन करने की चाह ने एक हॉबी को जन्म दिया, जो हॉबी आज तक की जितनी सफलता है उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे को उसी हॉबी को जाएगा। मुझे बुक पढ़ना पसंद आने लगा, इतना ज्यादा कि मैं
मैं 4 साल इंजीनियरिंग में रहा, 4 साल जॉब में रहा, कहीं भी बुक पढ़ने की जरूरत ऐसी खास है नहीं, मैं पढ़ता रहा। जब मैं 2018 में जॉब से पहले छोड़ने का प्लान बना रहा था प्रिपरेशन के लिए, उस समय तक मैंने 2 बुक्स पढ़ ली थी एटलीस्ट। आपको ये दिखाने का पर्पज ये है कि दुनिया में हर चीज खराब नहीं होती। अगर मैं इंग्लिश मीडियम का ही होता तो प्रॉब्लली मेरे रीडिंग हैबिट में ही नहीं आती, क्योंकि रीडिंग का कोई औचित्य नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंटल यूज नहीं है। फिर और क्या क्या हिंदी से इंग्लिश में स्विच करने के लिए करा जा सकता है, जो सीरीज, इंग्लिश की टीवी सीरीज देखिए, मूवीज देखिए, हॉलीवुड देखिए, ये सारी चीजें आपको जो है इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल कर देंगी। फिर मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज की जर्नी अगर थोड़ा सा बताई जाए, कॉलेज में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ले लिया, जो अगेन रूरल बैकग्राउंड के होने की वजह से हमको कुछ ब्रांच की ज्यादा जानकारियां नहीं होती। मुझे इतना पता था कि कंप्यूटर से रिलेटेड मेरे को कुछ करना है। घर वाले, क्योंकि सिंगरौली एक कोल माइंस का एरिया है, तो उनके मतलब यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए कौन सी ब्रांच अच्छी है, तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, क्योंकि उसी का स्कोप है इस एरिया में। तो उससे अड़े रहे, मैं कंप्यूटर साइंस पे अड़ा रहा, और फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे एक नेगोशिएशन हो। तो वहां भी स्ट्रगल होता है। ये अर्बन एरिया के किड नहीं फेस करते इस चीज को, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या खराब है, बहुत दुनिया के सुनना नहीं पड़ता। यहाँ पे क्योंकि आप अंधेरे में हैं, तो आपको किधर भी रोशनी दिख जाए, आप उधर चले जाने के लिए तैयार रहते हैं। अब 3 जगह से रोशनी दिख रही है, तो आप शायद वहीं बैठ जाएं कि जाएं किस तरफ। तो कॉलेज में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि दिलाया गया था मुझे ब्रांच, मैंने सेकेंड ईयर के बाद से पढ़ाई उसकी बंद कर दी। और वो भी एक रीजन है कि मैं बहुत सारा डाइवर्स फील्ड में पढ़ पाया, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई जो थी वो बस मैंने इस तौर पे रखा कि मुझे फेल नहीं होना है, जस्ट लाइक दैट। और साथ में मैंने सोचा कि कंप्यूटर साइंस लिया नहीं तो क्या हुआ, मैं कंप्यूटर साइंस में ही जॉब लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने उसके लिए प्रोग्रामिंग करना शुरू किया। इससे भी एक आप जो लर्निंग ले सकते हैं, ये है कि आपके पास डिग्री हो या ना हो, आप आपको कोई उसके लेजिटिमेसी दे रहा है या नहीं दे रहा है, अगर आपके पास स्किल है अच्छी सी, तो पीपल विल रिस्पेक्ट इट। मैं चाहूँ तो मैं वही रुक के बैठ गया होता कि नहीं, मेरे को तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई, अब मैं इसी में मेरी जिंदगी बीतनी है। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को इसमें नहीं लेना है। मैंने कंपनीज भी उसकी प्रेफर नहीं करी। एलिजिबल था तब भी मैंने गेट कभी नहीं सोचा कि गेट की तैयारी करते हैं, आईईएस की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये श्योर था कि ये फील्ड नहीं, ये फील्ड चाहिए मेरे को, और दूसरे फील्ड के लिए मैंने प्रॉपर मेहनत करी। तो कॉलेज की जर्नी जो थी वो थोड़ा सा स्ट्रगल था, वर्सेस व्हाट कॉलेज डिमांड्स फ्रॉम अस एंड व्हाट आई रियली वांट टू गिव कॉलेज, उसका स्ट्रगल था। वहीं से मेरी बुक रीडिंग की हैबिट शुरू हुई। फिर मेरी जॉब लग गई। फिर वहां पे ऐसा था कि मुझे थोड़ा सा एमबीए करने का मन था, लेकिन घर की समस्याएं भी होती हैं कि जैसे मैं एनआईटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो अब एक अर्बन जो इंसान है वो सोच सकता है कि ठीक है, हम एमएस कर लेंगे फॉरेन से या एमबीए कर लेंगे आईआईएम से। मैं वो चीजें नहीं सोच सकता था, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो हो गई है, अब मेरे छोटे भाई बहन की पढ़ाई होनी। अगर मैं बोल दूं कि नहीं, इतना पैसा आपने लगा दिया है और भी लगाते रहिए अभी 4-5 साल, तो उनकी पढ़ाई हैम्पर हो जाती, उनको जहां भेजा जा सकता है वहां नहीं भेजा जा सकता था। तो एक डिसीजन लिया कि नहीं, मैं जॉब करूंगा। और यही रीजन था कि 4 साल बाद में इस प्रिपरेशन में उतरा हूँ। पहले भी उतर सकता था, लेकिन पहले उतरता तो शायद मैं जल्दी सेलेक्ट हो जाता, बट मेरे बहन जो है, जहाँ जैसा पढ़ना था उनको वैसा नहीं पढ़ पाता। तो 4 साल बाद जब मेरे भाई की जॉब लग गई, मेरे को लगा कि अब ठीक है, भाई इंडिपेंडेंट है, पापा और भाई मिलके सिस्टर की एजुकेशन का ख्याल रख लेंगे। तब मैंने डिसाइड थोड़ा सा अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ किया जाए, तो मैंने जॉब छोड़ी। जैसा निधि जी ने बताया कि मैं 4 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हालांकि निधि जी शायद नहीं जानती थी, मैंने 3 कंपनीज में काम किया, बदल बदल के, और हर एक से कुछ अलग अलग शिक्षाएं मिली। जैसे न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर जो नाम लिया, वो बहुत बड़ी कंपनी, तो वहाँ पे पता चला कि कैसे काम करता है बड़ा, जैसे कि गवर्नमेंट काम कैसे करता है, तो बहुत सारे रूल्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, डिले होगा।
एक्सपेरिमेंटल फ्रीडम कम होती है। ऐसे ही स्टार्टअप में आप जाएंगे तो रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी कभी भी बिखर सकता है। तो स्टार्टअप जितनी जल्दी ग्रो करती हैं उतनी जल्दी नीचे आ सकती हैं। बड़ी कंपनीज धीरे ग्रो करती है बट एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रहती है। तो ये सारे एटीट्यूड मैंने सीखा। और अगर जॉब से और कुछ सीखने की बात है तो मैं बोलूंगा कि आप एक प्राइवेट कंपनी में जब काम करते हैं, मनीष जी बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आ जाता है आदमी के अंदर, क्योंकि वहां पे और किसी चीज की वैल्यू नहीं। आप कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, आपकी डिग्री में क्या है, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए तो एवरीथिंग एल्स इज यूजलेस देयर। ये एटीट्यूड जब आ जाता है, प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है। एक बंदा जो जॉब किया हुआ है वो इसमें आता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से देखता है। कोई भी चीज प्रॉब्लम देखता है और स्टेप देखता है टू सॉल्व इट। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता, बहुत मोटिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ता, उसे पता है एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन लाना है। तो ये एटीट्यूड जो है वो मेरे काम से आया। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है, टाइम मैनेजमेंट स्किल होता है कि कैसे आपको टाइम बाउंड टारगेट बनाने हैं और उसको पूरा करना है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में टाइम बाउंड टारगेट्स का बहुत रोल होता है। तो ये सारी चीजें मैंने जॉब से सीखी। उसके बाद आपका ये मेरे से पूछा जाता है कि यूपीएससी के फील्ड में आने का मोटिवेशन क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मोटिवेशन है। समाज सुधार हो सकता है, फर्स्ट प्रेस्टीज, मनी, पावर, रिवेंज, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। मेरा एक बहुत ज्यादा सेल्फिश मोटिवेशन था कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद था और मुझे पता था कि ये एक तरीका है जिसके थ्रू मेरे को ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा और कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि क्यों पढ़ रहे हो। एक वैलिड रीजन है पढ़ने का। तो पहले से ही मेरे को पढ़ने का मन था और एक इंस्ट्रूमेंटालिटी आ गई उस चीज में कि हाँ इसका ये यूज है, इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा इसी हॉबी से आया है कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता था, क्योंकि इसकी पढ़ाई मुझे पसंद थी बहुत अच्छे से। तो एक चीज और है, जैसे बहुत सारे लोग अपना दुख बताते हैं कि सर मेरे को यूपीएससी ही ज्वाइन करना है क्योंकि मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, मेरे घर वाले बिल्कुल तबाह हो जाएंगे अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, या मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। या दे दे ट्राई टू शो कि अगर यूपीएससी नहीं मिला तो हमारी जिंदगी खत्म है, इसलिए हमें सिलेक्शन चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, यूपीएससी डिस्परेशन का गेम नहीं है। इसमें आप इसलिए सिर्फ सक्सीड नहीं कर जाएंगे कि बहुत डेस्परेट थे। ये कॉन्फिडेंस का गेम है। आप जब इस प्रिपरेशन में आए हैं तो इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि हम दूसरों से बेटर हैं, कि हमारे में ये क्वालिटी है। लिस्ट आउट करिए अपनी क्वालिटीज, ये क्वालिटी, हाँ मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, मेरी लेजिबिलिटी बढ़िया अच्छा है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मेरे में क्लैरिटी बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस है। ये मत गिनिए कि मैं हिंदी मीडियम से था, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं। ये नहीं क्राइटेरिया है सिलेक्शन के। सिलेक्शन का क्राइटेरिया कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स होती हैं। हमेशा याद रखिए, आपकी मजबूरियां आपको सेलेक्ट नहीं कराएंगी, आपकी ताकतें आपको सेलेक्ट कराती हैं। तो इतना हुआ जो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा यूपीएससी जर्नी शुरू करते हैं। तो यूपीएससी जर्नी में मेरे 3 दोस्त हैं एक्चुअली। जो 2 दोस्त तो जो निधि जी को पता है, तीसरा मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा। कि 2000 में एक मेरे संजय दोस्त ने तैयारी शुरू करी। तो उसके बाद मेरे को लगा अब मैं छोड़ भी रहा हूँ तो ही इज टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि कौन सी कोचिंग अच्छी है। आप 1 साल उस इंडस्ट्री में बिता चुके हैं, बताइए कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, कैसे पढ़ना है, कौन सा न्यूज़पेपर चूज करूं। संजय ने जो जो चीजें बताई, आज तक 3 साल हो गए हैं, मैंने किसी और से वो सवाल नहीं पूछा है। तो आप जब किसी से पूछने जाएं कोई चीज, तो इस एटीट्यूड के साथ जाएं कि वो जो बार बार वही सवाल 10 लोगों से पूछेंगे, आप खुद नहीं जान पाएंगे करना क्या है, आगे हो जाएंगे। और मैं आपको ये बताऊं, ये दुर्भाग्य है शायद मेरा, या फिर एक 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 बैक संजय 4 साल से ट्राई कर रहा है, उसका प्रेफरेंस नहीं निकला है, बट ये उसकी स्ट्रेटजी है जो मेरे पे काम करती है।
ये कहने का ये और वो है कि आप ये मत देखिए कि टॉपर की स्ट्रेटजी है तो सब पे काम कर जाएगी, या एक बंदा जो सक्सीड नहीं कर रहा उसकी स्ट्रेटजी है तो किसी पे काम है, और उसको फॉलो करने वाले में दम होता है। ये नहीं कि कहाँ से आ रही है वो। जैसे पूछा जाता है ना कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए उस स्ट्रेटजी। अगर आपको वर्केबल लग रही है आप फॉलो करिए, वर्केबल नहीं लग रही है तो चाहे रैंक 1 बोल रहा है, इट डज नॉट मैटर, वो मैटर ही नहीं करना चाहिए। तो संजय जो है वो बंदा मेरा मेंटर है एक टाइप से, जैसे मैंने आप लोगों की मेंटरिंग करी, वो मेरा मेंटर है। मैंने उसको कभी क्वेश्चन नहीं किया है, उसने जो बोला है मैंने बिल्कुल रिगरसली फॉलो किया है। मे भी उसकी एक आध दो स्ट्रेटजी गलत बताई हो, आप 100% एक्यूरेट स्ट्रेटजी की जगह 90% वर्केबल स्ट्रेटजी पे जाइए ना, कि 10% हो सकता है गलत ही हो, बट मैं उसको फॉलो इतना अच्छे से करूंगा कि वो 10% जो है वो मायने ही नहीं रखता। आप इस पे जाइए कि आपने जो चूज कर लिया है, बार बार मत क्वेश्चन करिए कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। नहीं, आपकी स्ट्रेटजी वर्केबल है तो आप इस पे करिए कि उसको कितना रिगरसली फॉलो कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट अगेन एंड अगेन। तो ये है जहां से मैंने प्रिपरेशन की शुरुआत करी, जो मैं शुरुआती सारे डिसीजन जो है एक बंदे के दिए हुए हैं, और उसके बाद मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया उस चीज को, कभी दूसरों से पूछने नहीं गया किसी भी मेरे इतने सारे दोस्त सिलेक्टेड थे, आज तक उनसे मैं अब बात करता हूँ। मैंने कभी उनसे बात तक नहीं करी क्योंकि मुझे स्ट्रेटजी नहीं पूछनी है, मुझे उनसे दोस्तों की तरह इक्वल्स की तरह बात करना है। जिस दिन मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा उस दिन उनसे बात करूंगा। तो आप ये एटीट्यूड रखिए, आप बेगर्स नहीं हैं, आप स्ट्रेटजी लेने आ रहे हैं तो बेग नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि क्या चीजें सीख सकते हैं वो सीखिए और वहीं पे खत्म करिए। वो भगवान नहीं है जो टॉप कर रहे हैं, तो भगवान बनाइए मत। डिवोशन इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी इन दिस एग्जाम, इस दिस प्रोसेस कि डिवोट हो गए हम उनको, तो बस उनके चरणों की वंदना करेंगे हम, ये नहीं करिए। आप पूरा अपने ईगो से, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जाइए। नकार सकते हैं, बिल्कुल नकारिए, उसमें बिल्कुल डाउट मत करिएगा। अब इसके बाद मेरा जो जर्नी शुरू हुई उसमें कुछ गलतियां हुई, जैसे निधि जी ने भी बताया, मनीष जी ने भी बताया कि आपकी संगति बहुत मैटर करती है। जैसे संजय अपनी जगह अलग जगह तैयारी करते थे, मैंने अलग जगह रूम लिया, वहां पे मैंने कुछ ऐसे दोस्त बना दिए जो आपको लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में डाल देते हैं। जो लोग पढ़ते होंगे इकोनॉमिक सर्वे उनको पता होगा कि ये ऐसा ट्रैप है जहां पे क्योंकि आप बेकार कर रहे हैं, आपके आसपास वाले भी बेकार कर रहे हैं, तो आप फिर से बेकार कर रहे हैं। बेसिकली एक ट्रैप में फंस गए हैं जिसका इक्विलिब्रियम ही लो सेट हो गया है, उससे ऊपर उठ ही नहीं रहा। आपके सारे दोस्त कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आप उनमें एक अंधों में काना राजा की तरह घूम रहे हैं कि मैं तो इनसे बेटर ही हूँ। ये एटीट्यूड आ जाएगा। या फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे तो वो खींचने लगेंगे आपको, क्योंकि उनको फिर ऐसा इनसिक्योरिटी फील होती है कि मेरे से अच्छा कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कि वो इंप्रूव करें वो आपको खींच देंगे। ऐसे दोस्तों से सावधान रहें। मैंने ये चीजें धीरे धीरे नोटिस करनी शुरू करी कि मैं उस ट्रैप में फंस रहा हूँ जहां पे अगर मैं ज्यादा परफॉर्म करूंगा तो मुझे ये गिल्टी फील कराएंगे, ये इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे हो, इतना क्यों पढ़ते हो। तब मेरा दूसरा दोस्त आता है जिसका नाम निधि जी ने भी लिया कि रोहित। रोहित शुरू 6 महीने छोड़ दिया जाए तो। और एक टॉपर का एटीट्यूड जो होता है, टॉपर से आप स्ट्रेटजी या फिर ज्ञान मत लीजिए, उसका एटीट्यूड जरूर देख सकते हैं कि वो कैसे जीता है। तो एक टॉपर का जो एटीट्यूड होता है कि वो नहीं डरते दुनिया को दुखी करने में। उनका कहना है कि मैं पढ़ने आया हूँ, किसी का उसमें नुकसान हो रहा है वो उनकी प्रॉब्लम है, मैं क्लास में जा रहा हूँ, मैं मोबाइल लेके नहीं जाऊंगा, किसी का अर्जेंट कॉल छूट गया वो उनकी समस्या है। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि एक टॉपर जो है अपने को फर्स्ट पे रखता है हमेशा। वो एटीट्यूड सीखना शुरू करा। आपको बहुत बुरा नहीं लगना चाहिए दूसरों को नो कहने में, दूसरों को दिल दुखाने में, ये आपका काम नहीं है। आप इस प्रिपरेशन में आए हैं खुश करने नहीं आए हैं, सक्सीड करने आए हैं। आप फाइट करने में कुछ लोग दुखी होंगे, होने दीजिए। तो ये एटीट्यूड जो है रोहित से आया। एक एटीट्यूड और था कि क्योंकि मेरे को बुक रीडिंग की हैबिट थी, मेरे से बुक छोड़ी ही नहीं जाती थी। अगर खरीद ली है, अब वो यूजफुल हो चाहे ना हो, फेंक नहीं पा रहा मैं उसको। बुक कलेक्शन की एक हैबिट थी जो यहाँ पे नुकसान कर रही थी।
तो रोहित से मैंने देखा कि जैसे ही उसने बोल एक बुक रखी थी, उसने देखा कि अच्छा ये बुक, बोला कि ये तो मैं नहीं पढ़ूंगा, उसने फेंक दी, सीधे डस्टबिन में डाल दी। उसने एक कोशिश नहीं करी कि इसको आधे रेट पे बेच दें या कि इसको किसी कुछ नीडी आदमी को दे दें, कुछ नहीं। उसका सिंपल सा था कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे पास नहीं रहनी चाहिए। एक मिनिमलिस्ट एटीट्यूड होता है कि जितनी चीजें जरूरी है उतनी करेंगे और बहुत बेस्ट तरीके से करेंगे। ये बुक पढ़ेंगे तो इसका सब कुछ जानेंगे, ये बुक नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे ही नहीं, फेंक देंगे। दूसरा टॉपर का यही एटीट्यूड होता है। तो अब इसके बाद जो है, जब मैंने उसको देखा ये चीज, तो मैंने अपनी बुक्स फेंकनी शुरू करी। इतनी सारी बुक्स मैंने फेंकी हैं। मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ 30% यूजफुल बुक थी, बाकी सब बस कलेक्टेड था। हाँ, कलेक्टर बनने आए थे, बुक कलेक्टर बन के रह गए थे। तो वो चीजें जो है मैंने उनसे सीखना शुरू किया। दूसरा जो मेरा जो बहुत बड़ा मोटिवेशन है रोहित इस चक्कर में है कि उसने एक टॉपर का एटीट्यूड सिखाया। आपको यही सीखना है, अगर टॉपर से सीखना चाहते हैं ना, ज्ञान मत लीजिए, एटीट्यूड देखिए, उसकी जर्नी में देखिए कि कितना कैसे तो हमेशा अपने को फर्स्ट रखते हैं, हमेशा एकदम सिंगल माइंडेड फोकस के साथ जीते हैं। एक एक फोकस है, 10 चीजों में फंसेंगे ही नहीं। अगर मैं एग्जाम क्लियर करने आया हूं तो बाकी सारी चीजें मायने ही नहीं रखती क्या चल रहा है। मेरे घर पे झगड़ा हो रहा है, दुनिया नष्ट हो रही है, सुनामी आ रहा है, तूफान आ रहा है, उनको नहीं है मतलब। वो जानते हैं कि कौन सी फाइट लेनी है, कौन सी फाइट छोड़नी है, फाइट से भाग जाना है। कृष्ण भगवान जैसे 18 फाइट से भाग, ये कौन सी नहीं करती है। आपको यही एटीट्यूड करना है कि कौन सी फाइट मैटर करती है और कौन सी नहीं करती। आप थोड़ा सा मेरे को, जैसे पीयूष जी ने बताया था कि आप अपना थोड़ा 24 आवर का शेड्यूल बताइएगा, तो शेड्यूल मेरा ऐसा था कि टाइम टेबल नहीं बनाया मैंने। टाइम टेबल नहीं बनाने का पर्पज भी यही था कि आप माइंड को बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड वे में मत रखिए कि उसका मन है पॉलिटी पढ़ने का, आप पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, तो ऐसा नहीं करिए। आप सीधा रखिए कि कब मैं बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कब मैं इजी सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ऐसा रख सकते हैं। जैसे मैं सवेरे उठता था, मेरे को पता था कि मैं सवेरे 5 बजे उठ गया, 5 से 10 बजे तक मैं जो चाहूँ वो पढ़ सकता हूँ, क्योंकि माइंड बहुत फ्रेश है, बहुत कोऑपरेट करता है उस टाइम पे। तो मैंने बना लिया कि अच्छा ये फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी की ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, या ज्योग्राफी नहीं हो रही, ये चीज समझ नहीं आ रही है, वो चीजें नोट कर ली और मैंने अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में ही उसको पढ़ा है। सवेरे सवेरे मैं 5 बजे उठता था, 10 बजे तक कोई फोन कुछ नहीं ले आता था, मैं टेरिस पे जाके बैठ जाता था ऐसे ही धूप में, एकदम मॉर्निंग में, और मैं उसको कंप्लीट करके ही रूम पे आता था। उसके बाद लेटर मतलब मैं थोड़ा सा अपना टाइम पास किया, वीडियो वीडियो देख लिया, कुछ कर लिया, खाना खाया। आफ्टरनून की पढ़ाई, काम चलाऊ पढ़ाई, जो कभी कभी रोबोटिक पढ़ाई होती है, आपको कुछ नोट्स बनाने थे, कुछ करने थे जिसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, बहुत कोऑपरेट नहीं करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, वो सारा काम कर लीजिए जब आप थके हुए हैं थोड़े से। फिर शाम को मैं दोस्तों से बात कर लिया, मैंने टेरिस पे थोड़ा घूम लिया, या फिर कुछ ऐसे काम कर लिए जिसमें मेरे को इंटरेस्ट आता है। कोई ऐसी वीडियो देख ली जिसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसे करके अपने माइंड को रिफ्रेश कर लिया। और शाम को फिर से 2-3 घंटे की अच्छी पढ़ाई। अच्छी पढ़ाई मेरी शुरू के 4-5 घंटे, 4 से 5 घंटे सुबह, शाम को 3 घंटे, इसके बीच की पढ़ाई काम चलाऊं। तो ऐसी रही है मेरी लाइफ। और इस अब आप देखेंगे कि आपके पास इतना टाइम है, आप सवेरे 11 बजे खाली हो रहे हैं, रात को 8 बजे दोबारा बैठ रहे हैं, 11 से 8, इसके बीच आप जो चाहे करिए। गिल्टी फील मत करिए कि आप मूवी देख रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। टिल द मोमेंट यू डू व्हाट यू एस्पायर टू डू इन अ डे। हाँ, मैंने जैसे बनाया कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे उधर, ये चीजें कंप्लीट कर लेनी है, बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद आई डिजर्व सम रिवॉर्ड्स। मेरे को चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं रिवॉर्ड मिले मेरे को। रिवॉर्ड वो कुछ भी हो सकता है, आप जाइए कुछ खा के आइए, कोई मूवी देख लीजिए, कुछ करिए, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये रिवॉर्ड जो है वो पीपल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। क्या आपका रिवॉर्ड ये है कि 4 लोगों के साथ घूमने चले गए, क्योंकि फिर वो उम्मीद करेंगे कि जिस दिन वो टारगेट पूरा करना है, डिपेंडेंसी आ गई। आपका ऐसा रिवॉर्ड होना चाहिए जो आप इंडिपेंडेंटली अकेले पूरा कर सकें जब आपको टाइम हो। ऐसा नहीं कि आज मैं उसके साथ घूमने गया था, क्योंकि मैंने बोला वो चला गया, तो अगली बार वो बोलेगा तो मैं कैसे मना कर दूं। आप जब भी टाइम पास करना चाहते हैं, टाइम ऐसे पास करिए
कि आप वो टाइम हमेशा पास करें जब आप चाहें, ना कि जब दूसरे लोग चाहें। ये मेक श्योर करिएगा, बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन में नहीं करनी। फिर ये मेरा पूरा 24 आवर का शेड्यूल था। मैं कोशिश करता था कि मैं 7 से 8 घंटे सोऊं। उसमें मैंने कभी कोई संकोच नहीं किया है। आपको पता ही होगा कि मेरे शेड्यूल में बहुत ज्यादा टाइम है, मेरे पास टाइम की कमी है नहीं। अगर सवेरे 5 घंटे पढ़ लिया, रात को 3 घंटे पढ़ लिया, बीच में आप 1-2 घंटे जो भी करना है कर लीजिए। इसके अलावा इतना टाइम है, आप प्रॉपर नींद लीजिए, माइंड रिफ्रेश रहेगा, तो आप 8 घंटे में वो चीजें कर पाएंगे जो दूसरे 12 घंटे में करते। तो बहुत जरूरी है कि क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं करना है। क्वालिटी हमेशा फोकस करिए, क्वालिटी आवर्स कितने दे रहे हैं रेदर देन इतने घंटे पढ़ लिया। एक टारगेट बना लिया पढ़ने का, वो टारगेट नहीं होना चाहिए। मेरे माइंड में कभी टारगेट नहीं रहा कि मैं आज 12 घंटे पढ़ूंगा। ये था कि मेरा माइंड कितना टाइम तक क्वालिटेटिवली मेरे साथ रह सकता है। वो तभी रहेगा जब सोएंगे। थोड़ा बहुत मेडिटेशन करिए, जैसे मनीष जी ने बताया कि आंख बंद करके बिल्कुल सारी दुनिया को भूल जाने का एक प्रयास होता है मेडिटेशन में। सारी मतलब आप बेसिकली सब कुछ भूल जाएं, एवरीथिंग शुड बी लेट गो। उस एटीट्यूड में जब आएंगे तब आपका माइंड कोऑपरेट करता है, क्योंकि उसको सारी टेंशन आपने हटा दी है। हमेशा क्वालिटी आवर्स पे फोकस करिए, क्वांटिटी पे नहीं फोकस करिए कि कितने घंटे, कितने चैप्टर्स, कितने पेजेस। वो सब इमटेरियल है। आपका मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती पढ़ लिया, कोई उसका पर्पज नहीं है, बल्कि एक आभास जरूर हो गया नॉलेज का। नॉलेज नहीं आया, नॉलेज का आभास आ गया, इमेजिनेशन आ गया, वो और डेंजरस है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो नहीं जानते हैं। ऐसा एटीट्यूड नहीं रखते। हमेशा जब फोकस करिए, जब पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़िए। अब मन ज्यादा कैसा करे, उसके लिए ये होगा कि आप सोशलाइजेशन कम करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें इसलिए नुकसान नहीं है कि टाइम पास कराती है, इसलिए है कि वो आपका मन भटकाती है। आपको दुनिया भर की चीजें दिखाती हैं, सक्सेसफुल दुनिया रंगीन दिख रही है, आपकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है, आपको दुखी करेगी। तो इन सारी चीजों से दूर रखने का यही पर्पज है। अब कुछ चीजें जैसे जिन पे फोकस कर सकते हैं, तो पहला मैं प्रीलिम्स में बताऊंगा, बिल्कुल समरी दे रहा हूँ, इस पे मैं एक्सप्लेनेशन किसी और दिन दूंगा कि किस चीजों पे फोकस होता है। प्रीलिम्स में आप 5 सब्जेक्ट पे फोकस रखिए। पहला रखिए इन्वायरमेंट, दूसरा रखिए इकोनॉमी, तीसरा रखिए पॉलिटी, चौथा रखिए साइंस एंड टेक, और 5वां रखिए हिस्ट्री, स्पेशल फोकस टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये 5 सब्जेक्ट करिए, आपके 80 क्वेश्चन इसी से आएंगे, ये गारंटीड होता है प्रीलिम्स में। फिर आपका मेंस आता है। मेंस में आपका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। काफी लोग ऐसे हैं जिनको प्री और मेंस एक जैसे पढ़ना है, ऐसा नहीं होता, दोनों की पढ़ाई अलग अलग हो सकती है। अब मेंस की तैयारी में आपका ऐसे एथिक्स ऑप्शनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स श्योर लगने लगे, आप एथिक्स ऑप्शनल उठा लीजिए। जब तक प्रीलिम्स ही श्योर नहीं लग रहा है तो मेंस बहुत ज्यादा तैयार करने का मतलब नहीं, क्योंकि आप मेंस लिख ही नहीं पा रहे हैं तो मेंस की तैयारी करके क्या करेंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि प्रीलिम्स तो क्लियर होना ही चाहिए, उससे पहले कुछ मेंस का पढ़ लिया, वेल एंड गुड। नहीं पढ़ पाया तब भी वेल एंड गुड। इट इज ऑलवेज बेटर टू क्लियर प्रीलिम्स देन टू नॉट क्लियर प्रीलिम्स विथ व्हाटएवर रीजन यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है, तो ये सारे एरिया ऑफ फोकस है। इंटरव्यू की एरिया ऑफ फोकस में बहुत ज्यादा बता नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए इंटरव्यू के बारे में। जब तक आप मीन्स का रिजल्ट आ गया सोचिए इंटरव्यू के बारे में, उससे पहले इतना सोच के फायदा नहीं है उसका। ठीक, अब थोड़ा आते हैं जिस प्रोग्राम, जिस स्टेज पे मैं बैठा हुआ हूँ, और यहाँ से मेरे थर्ड दोस्त का भी इंट्रोडक्शन होगा, जो संदीप राज। संदीप और मैं एक दूसरे को संकल्प की ओरिएंटेशन सेशन में मिले थे। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते थे, वहां पे टीने से रह रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि दोनों लोग इंटरव्यू देने वाले हैं। दोनों लोग मिले हैं कोचिंग में। वहां से वापस आते टाइम पे हम पूछे कि भाई यहाँ पे, फिर हमने धीरे धीरे लोकेट करना किया, चला कि दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो और संदीप जी जो हैं, उनसे और मेरी पर्सनालिटी में बहुत फर्क है। ये चीज संदीप भी बहुत बार एक्सेप्ट करते हैं। मैं बहुत रियलिस्ट काइंड इंसान हूँ। वही चीजें करनी होती हैं जो पॉसिबल है। जिस चीज का मेरे पास शॉर्ट स्ट्रेटजी है, रीजन को ज्यादा फोकस देता हूँ, पैशन पे बहुत विश्वास नहीं करता, इमोशन पे नहीं करता कि आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज आई फील इट। मैं ऐसा विश्वास नहीं करता। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट इफ आई हैव द सर्टन स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड एंड द कॉन्फिडेंस टू गो ओवर इट।
उनका एटीट्यूड अलग है, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। मेरा विल पावर से काम नहीं चलता, मेरे स्किल्स पे मेरे को भरोसा है कि हाँ ये चीजें मुझे आती हैं तो कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। उनकी जिंदगी का एटीट्यूड बिल्कुल पैशन से एसोसिएटेड है। ये चीजें हम जब बैठते थे, हम डिस्कस करते थे, इसी के बीच में जैसे उन्होंने तो मैसेज किया कि इनका एक उन्नति का प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। तो उससे पहले भी पूरा पे आंसर लिखता था, बहुत सारे लोग, शायद एक आध दो आप पढ़े हुए होंगे पूरा के आंसर, एक टेलीग्राम पे ग्रुप है मेरा। तो मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे प्रोसीजर हो ये करने का, क्योंकि मैं अकेले कर रहा था। बहुत तरीके के सवाल आते हैं, कई बार रिपीटेटिव सवाल आते हैं, समझ नहीं आ रहा था कैसे मैनेज करूं। तो मेरे को लगा कि उन्नति मेंटरशिप बहुत सेम चीज है, विथ प्रोसीजर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इट। दिया कि टीम बैठी हुई सपोर्ट करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, मैंने ज्वाइन करी। बहुत एक्सपीरियंस रहा मेरा। अल्फा टीम का मैं मेंटर था, अभी टीम 2 जो है उसमें शायद अब कोई और आ जाएगा वहाँ पे, बट अल्फा टीम वाले मुझे जानते हैं, उनको मैंने पर्सनली कॉल किया हुआ है और उनके बहुत सारे डाउट का सॉल्व करने की कोशिश करी है। उसके बाद इससे मैंने क्या सीखा, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा ही समाज सेवा परोपकार नहीं देता। रीजन ये है कि मुझे ये पता है कि कोई चीज में सिर्फ दूसरे का फायदा और मेरा फायदा नहीं है तो मैं दुखी हो जाऊंगा उस चीज से। ऐसी चीजें करनी है जो विन विन हो, मेरा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। तो जैसे मैं उन्नति प्रोग्राम में जुड़ा, उसमें आपका फायदा क्या है मैंने बता दिया कि गाइडिंग मिली, मेंटरशिप मिला, सब कुछ मिला। इसमें मेरा फायदा क्या हुआ? तो मेरा फायदा ऐसा हुआ कि मेरे को स्टेज फियर होता था। आज से पहले मैंने कभी स्टेज पे जाके कुछ नहीं बोला या कोई टीचर से क्वेश्चन तक नहीं किया। वो तो अच्छा था कि मुझे क्वेश्चन करने की जरूरत ज्यादा पड़ी नहीं, बट अगर पड़ी होती तो ये मेरी एक डिसेबिलिटी है कि मैं नहीं वो बोल पा रहा। सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी सुधरी। मैंने बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके की समस्याएं देखी, एक एक दायरा मिल गया कि यूपीएससी की क्या क्या समस्याएं होती हैं, कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। द मोमेंट यू स्टार्ट सजेस्टिंग समथिंग रिपीटेटिवली, आप 2 बार 3 बार सजेस्ट करेंगे तो अगली बार लगेगा कि हाँ मैं भी यही करता हूँ। मतलब आपको उस समस्या का जाता है बिकॉज दूसरों को आप बहुत ज्यादा एश्योर कर रहे हो उस चीज से, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है एटीट्यूड। फिर इतनी सारी चीजें करने के बाद, और एक चीज सबसे बड़ी चीज जो होती है कि आप जब दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरा जब खुश हो जाता है तो आपको हैप्पीनेस मिलती है, पीस मिलता है। मेरी जिंदगी का अक्सर यही मोटिव रहा है कि ऐसा कुछ इतना मिनिमल करे, कुछ भी करे, कम ही करे आदमी, लेकिन पीस, हैप्पीनेस ओवर एवरीथिंग। वेल्थ, प्रेस्टीज एंड एनीथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट एज हैप्पीनेस एंड पीस इज। तो ये जो एंडेवर था मेरा, इसमें हैप्पीनेस और पीस बहुत आई। तो इसके लिए मैं दिया का बहुत धन्यवाद दूंगा। इसके बाद संभवम का इंटरव्यू फेज आया, जहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया। मैं और अमन जी थे, अमन जी भी इस बार सेलेक्टेड हैं। तो वहां एक एटीट्यूड देखने को मिला। हालांकि मैंने पहले भी इंटरव्यू लिए हुए थे जब मैं जॉब करता था, लेकिन यहाँ पे जब पहली बार आप उस एटीट्यूड से ले रहे हैं जहां आपका पर्पज नॉलेज नहीं है, आप ये नहीं जानना चाहते कितना आता है सामने वाले को, तब आप क्या देखते हैं। तो इंटरव्यूअर की सीट पे जब आप सामने वाले को जज कर रहे हैं नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, देन व्हाट आर द बेसिस ऑन विच विल जज ऑनेस्टी। मतलब थोड़ा सा भी ऑनेस्टी में दिक्कत आई तो आई पॉइंट इट आउट, वो मेरे को बक करेगा, या कहीं इंटेग्रिटी का मैसेज पता चले कि जब नॉलेज पे जज नहीं करते तो जज किस चीज पे करते हैं। ये चीजें मेरे को इंटरव्यू में पर्सनली बेनिफिट करती। इसके लिए मैं दिया टीम का बहुत धन्यवाद दूंगा। लास्ट में मैं वही चीज बोलूंगा कि आप मेरी जर्नी से जब सीखना चाहते हैं तो ये मत सीखिएगा कि मैं हिंदी मीडियम से, रूरल बैकग्राउंड, पुअर फैमिली, या एक्सीलेंस से पढ़ा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ और मैं आईएएस सेलेक्टेड हूँ। बस इतना देखेंगे आप तो आप चौंक जाएंगे, मिसगाइड हो जाएंगे। आप इसके बीच की स्ट्रेटजी देखिए कि जैसे मैंने बोला कि मैं अपने पुअर विलेज से या हिंदी मीडियम से बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली मेरे गांव की पहली फैमिली थी जिसने कोटा भेजा मेरे को। तो प्रिविलेजेस भी सांस। सिमिलरली आप लगता होगा मैं हिंदी मीडियम से हूँ, एक्सीलेंस हूँ, लेकिन साथ में मैंने एनआईटी से पढ़ा हुआ है। तो वहां पे को एक ग्रुप
मिलता है जहाँ पे सारे लोग कॉन्फिडेंस देते हैं, कॉन्फिडेंट टू लीड, कॉन्फिडेंस टू एम एनीथिंग, वो चीजें भी आई साथ में। सिमिलरली जॉब में 4 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे जॉब किया, वन ऑफ द हाईएस्ट क्या बोले पेइंग जॉब होती है, प्लस वन ऑफ द हाईली मेंटल जॉब जो आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ा देती है। मैं हिंदी और रूरल बैकग्राउंड से अचानक तो किसी दिन यही चमत्कार होगा, आप वहां पहुंच, ये स्टेप्स हैं। आप खुद कोशिश करिए कि आपका पहले, फिर आप ये देखेंगे कि आपकी जो भी वनरेबिलिटी है, जो भी लैक ऑफ प्रिविलेजेस हैं, वो कैसे दूर होंगी, कैसे फैमिली की कंडीशन को सॉल्व करेंगे। धीरे 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 आप वहां पहुंचेंगे। बेसिकली एक लैडर है, एक जंप नहीं है। आप मेरी जर्नी से यही सीखना चाहें तो सीखिए कि जंप नहीं है, एक लैडर है, सीढ़ी है, एक एक स्टेप है। हर स्टेप पे बरोबर फोकस होना चाहिए। आप ये कोशिश करेंगे कि नहीं इनको तो सब आता था इसलिए निकल गया, क्योंकि बुक पढ़िए, आप भी बुक रीडिंग हैबिट जनरेट करिए। सीख रहे हैं तो प्रॉपर सीखिए, सिर्फ स्टार्ट एंड एंड सीखेंगे तो गलत सीखेंगे, अपनी वाणी को विराम दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया जी और दिया।